नमस्कार, मैं डॉक्टर डेजी कुजूर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा से आपका मेरा इस चैनल में स्वागत है। आज एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत डॉक्टर धर्मवीर भारती की काव्य यात्रा पर आज का ये व्याख्यान केंद्रित है। आइए सबसे पहले हम डॉक्टर धर्मवीर भारती का परिचय जान लें। डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकारों में से एक हैं। कविता, आलोचना, कहानी, उपन्यास और नाटक सभी विधाओं में उनका योगदान अपूर्व और विशिष्ट है। इस व्याख्यान में उनके कवि रूप और उनके काव्य के सौंदर्य पर चर्चा की जा रही है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1926 को श्री चिरंजीव लाल वर्मा और श्रीमती चंदा देवी के यहाँ हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में हुई। इन्हीं दिनों वे पाठ्य पुस्तक पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी उपन्यास भी पढ़ने लगे। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मामा जी के समझाने पर पढ़ाई का 1 साल का नुकसान करने के बाद वे पुनः पढ़ाई में जुट गए। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की। जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने पद्मकांत मालवीय के साथ अभ्युदय और इला चंद्र जोशी के साथ संगम पत्रिका में काम किया और पत्रकारिता की बारीकियों को समझा। वे कुछ समय तक हिंदुस्तानी एकेडमी में भी काम किए। इसके साथ साथ उन्होंने कई कहानियां लिख डाली जो आगे चलकर मुर्दों का गांव और स्वर्ग और पृथ्वी नामक 2 कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई। वे हिंदी पत्रकारिता के पितामह माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए और उन्हें पिता तुल्य माना। उनके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और इस वजह से वो पिता के छत्र छाया के लिए तरसते रहे थे। ऐसे में पत्रकारिता के पितामह माखनलाल चतुर्वेदी जी से उनकी मुलाकात हुई और वे हमेशा उनको अपने पिता के रूप में माने और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। स्नातक में सर्वाधिक अंक मिलने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें चिंतामणि घोष गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया। उनका शुरू से ही अंग्रेजी साहित्य के प्रति लगाव रहा। स्नातक होने के बाद वे अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर करना चाहते थे, किंतु हिंदी के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के कहने पर उन्होंने एमए हिंदी में किया। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के दौरान वे मार्क्सवाद को गहराई से समझे और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। इसके वे स्थानीय मंत्री भी रहे, किंतु साम्यवादियों की कट्टरता एवं देशद्रोही नीति से उनका जल्द ही मोह भंग हो गया। तभी उन्होंने 6 भारतीय दर्शन, वेदांत, वैष्णव और संत साहित्य को पढ़ा। इससे भारतीय चिंतन की मानववादी परंपरा उनके चिंतन का मूल आधार बनी। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इस समय उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी जो आगे चल करके ठंडा लोहा नामक काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। साम्यवाद से मोह भंग होने के बाद उन्होंने प्रगतिवाद एक समीक्षा नामक आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखे। साथ ही साथ गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यासों की रचना भी इन्हीं दिनों उनके द्वारा की गई। शोध कार्य पूर्ण होने के बाद वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। वे जल्द ही अपने अध्यापन शैली के कारण छात्रों के मध्य प्रसिद्ध हो गए। उनकी नदी प्यासी थी नाटक एकांगी संग्रह, चांद और टूटे हुए लोग कहानी संग्रह, ठेले पर हिमालय ललित निबंध संग्रह और शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य का प्रकाशन भी इसी समय हुआ था। 1954 में पंजाबी शरणार्थी युवती कांता कोहली से उन्होंने विवाह किया, लेकिन वैचारिक एवं सांस्कृतिक मतभेद के कारण यह विवाह सफल नहीं हुआ।
इसी दौरान उनका काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया 1959 में प्रकाशित हुई। पद्य नाटक अंधायुग और देशांतर का भी प्रकाशन इसी दौरान हुआ। कुछ ही समय बाद मुंबई से एक प्रस्ताव धर्मयुग पत्रिका के संपादन का आया। जान ले कि इससे पूर्व वे निकष पत्रिका का संपादन कर चुके थे, किंतु किसी कारणवश वह पत्रिका को बंद करना पड़ा। उन्हें इसका दुख था। धर्मयुग से मिले प्रस्ताव को उन्होंने बड़े उत्साह से स्वीकारा। विश्वविद्यालय से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर वे 1960 में मुंबई के लिए रवाना हो गए। अब तक वे साहित्यिक लेखन में मग्न थे। धर्मयुग के संपादन में उन्हें नए क्षितिज नजर आने लगे। उन्हें अब समझ में आने लगा था कि पत्रिका के संपादन के माध्यम से वे देश की सेवा कर सकते हैं। तब उन्होंने विश्वविद्यालय की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरे समर्पण के साथ धर्मयुग के संपादन में लग गए। इस दौरान एक अत्यंत शिक्षित और संभ्रांत परिवार में जन्मी इलाहाबाद की शोध छात्रा और कलकत्ता के शिक्षायतन कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापक पुष्पलता शर्मा से उन्होंने विवाह किया। आगे चलकर यही पुष्पलता शर्मा हिंदी साहित्य जगत में पुष्पा भारती के नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने कुशल संपादन से उन्होंने धर्मयुग को पत्रकारिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 27 वर्षों तक धर्मयुग को अपनी सेवाएं देने के बाद 1987 में उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया। 1989 में हृदय की गंभीर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। इससे वे कभी नहीं उभर पाए और 4 सितंबर 1997 को मुंबई में उनका निधन हो गया। अपने जीवन काल में उन्हें बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 1972, भारत भारती सम्मान 1989, महाराष्ट्र गौरव 1990, व्यास सम्मान 1994। डॉक्टर धनवीर भारती को इसके अलावा कई पुरस्कार एवं सम्मान से नवाजा गया है। आइए अब हम डॉक्टर धनवीर भारती की कृतियों पर एक नजर डालें। उनके उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन काफी प्रसिद्ध रही है। कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली की आखिरी मकान, सास की कलम से। सास की कलम से उनकी धर्मपत्नी पुष्पा भारती के द्वारा संपादित संपूर्ण कहानियों का संग्रह है। निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, साहित्य विचार और स्मृति। पद्य नाटक अंधायुग और आलोचनात्मक पुस्तकें हैं प्रगतिवाद, एक समीक्षा और मानव मूल्य और साहित्य। आइए अब हम उनके काव्य रूप को देखें, उनके कवि रूप को देखते हैं। उनके काव्य संग्रह है ठंडा लोहा 1952 में प्रकाशन हुआ था, 7 गीत वर्ष का, और कनुप्रिया का प्रकाशन 1959 में हुआ था। सपना अभी भी में 1993 और आद्यंत 1999 में। आद्यंत काव्य संग्रह का प्रकाशन उनकी पत्नी पुष्पा भारती के द्वारा डॉक्टर धनवीर भारती के मृत्यु उपरांत प्रकाशित कराया गया। अब उनके कवि रूप में हम देखते हैं कि उनकी कविताओं में क्या विशेषताएं हैं। डॉक्टर धनवीर भारती की कविताओं में जहां प्रेम और प्रकृति के शाश्वत एवं चिंतन रूप की छवि उभरी है, वहीं बदलते जीवन मूल्यों की जटिलताओं से उबरने की छटपटाहट, मानवीय अस्तित्व की प्रतिष्ठा एवं व्यक्ति स्वातंत्र्य खोज भी सन्निहित है। प्रेम की सुख दुखात्मक स्थितियों के साथ प्रकृति की संपृक्ति यदि भारती की कविता में निखार लाती है, मन को आह्लादित करती है, तो जन की पीड़ा को और राजनीति के असली चेहरे को भी प्रस्तुत करने में उनकी कविताएं सक्षम हैं। उनके साहित्य सृजन के दौरान उन्होंने जितने भी साहित्यकारों को पढ़ा था, उन सभी साहित्यकारों का प्रभाव उनके रचनाओं में पड़ा है, जिसको हम उनकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो इन साहित्यकारों की झलक उसमें दिखाई देती है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि धनवीर भारती शुरू से ही पढ़ने के शौकीन रहे हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उन्होंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा बहुत सारे कवियों को, उपन्यासकारों को, विदेशी साहित्यकारों को, हमारे देश के साहित्यकारों का अध्ययन किया था और उसी का प्रभाव उन पर पड़ा था। आइए हम देखते हैं कि वो उन पर कौन कौन से साहित्यकारों का प्रभाव रहा है।
धनवीर भारती ने स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, एमिली डिकिंसन जैसे विदेशी कवियों की कविताओं को पढ़ा था। एमिल जोला, गोर्की, क्यूप्रिन, बाल्जाक, चार्ल्स डिकेंस, विक्टर ह्यूगो, दास्तोयेवस्की, टॉल्स्टॉय के उपन्यासों को पढ़ा और छात्र जीवन में उन पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और ऑस्कर वाइल्ड का विशेष प्रभाव रहा है। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अस्तित्ववाद तथा पश्चिम के अन्य नए दर्शनों का भी अध्ययन किया। उन्होंने रिल्के की कविताओं, कामू के लेख और नाटकों, ज्यापाल सार्त्र की रचनाओं और कार्ल मार्क्स की दार्शनिक रचनाओं को भी पढ़ा। साथ ही साथ महाभारत, विनोबा और लोहिया के साहित्य का भी गहराई से अध्ययन किया। गांधी जी को नई दृष्टि से समझने की कोशिश की। भारतीय संत और सूफी काव्य और विशेष रूप से कबीर, जायसी और सुर को परिपक्व मन और अपनी पैनी समझ के साथ उन्होंने पुनः समझने का प्रयास किया। इन साहित्यकारों की रचनाओं ने उनके युवा मन में साहित्य सृजन की भावभूमि को उर्वरता प्रदान की। अब हम देखते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की काव्य यात्रा। डॉक्टर धर्मवीर भारती की काव्य यात्रा दूसरा सप्तक से प्रारंभ होती है। अज्ञे के संपादकत्व में 1952 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में उनकी कुछ कविताएं सम्मिलित की गई हैं। वैसे धर्मवीर भारती ने कविता लिखना 1946 से शुरू कर दिया था। उनकी तब की कविताओं में मस्ती, रोमानियत, प्रणयानुभूति और युगबोध की सच्ची अभिव्यक्ति है। उनकी कविता संघर्षपूर्ण, कटु और कीचड़ में बिलबिलाती हुई जिंदगी में भी सुंदरतम अर्थ खोज पाने का सामर्थ्य रखती है। उनकी कविताओं में एक ओर कोमल युवा मन की प्रेमानुभूतियों की अद्भुत छटाएं हैं, तो दूसरी ओर यथार्थ की जनवादी भावभूमि और सामूहिक चिंतन भी अभिव्यक्त हुआ है। उनके काव्य संग्रह ठंडा लोहा, जिसमें भारती द्वारा रचित 1946 से 1952 तक की कविताओं का संकलन है, में मूलतः विरह की अभिव्यंजना हुई है। इस संग्रह की कविताओं में कहीं उदासी और मासूमियत है, तो कहीं जीवन के यथार्थ का चित्रण है। कवि का रुख रोमानी प्रेम विषयक विरह का रहा है और दूसरी ओर अनास्था और कुंठा भरे स्वर सुनाई देते हैं। लेकिन इस अविश्वास एवं हताशा के बीच उनकी कविताएं विश्वास, आस्था और आशा के मूल्यों की खोज करती दिखाई पड़ती है। धर्मवीर भारती साहित्य का सतत अध्ययन कर रहे थे। देश की राजनीतिक स्थिति बदल रही थी, जिससे उनके भाव एवं विचार में भी बदलाव आ रहा था और इस बदलाव को उनके दूसरे काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 7 गीत वर्ष में उनके द्वारा रचित 1951 से 1958 तक की कविताओं का संकलन है। यह वह समय था, हिंदी साहित्य जगत में यह वह समय था जब नई कविता नए शिल्प की तलाश और प्रयोग कर रही थी। कविता व्यक्ति और समाज को केंद्र में रखकर मनुष्य की मुक्ति की राह खोज रही थी। धर्मवीर भारती की कविताओं में भी जनवादी चेतना के स्वर तेज होने लगे। उनका कवि मन युग की सारी विषमता और अंधकार को झेलता हुआ निराश हो रहा था। वे विघटित हो रहे मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इस संघर्ष की कविताएं आज के संदर्भ में अधिक सार्थक प्रतीत होती है। अब कवि धर्मवीर भारती वैयक्तिक सुख दुख और अनुभूतियों को छोड़कर समष्टि चेतना को आत्मसात कर रहे थे। कनुप्रिया की रचना तक डॉक्टर धर्मवीर भारती का मन पूरी तरह परिपक्व हो चुका था। एक सजग साहित्यकार की तरह वे मैं से ऊपर उठकर देश और समाज की वस्तु स्थिति को अभिव्यक्त कर रहे थे। वे मूलतः प्रेम के कवि हैं, उनके लिए प्रेम प्रधान है। कनुप्रिया में भी प्रेम का स्वर प्रबल रहा है। धर्मवीर भारती की इस सुप्रसिद्ध काव्य कृति का प्रकाशन 1959 में हुआ। इस समय पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका को झेल रहा था। ऐसे समय में कनुप्रिया की षोडशी राधा को कृष्ण का युद्ध व्यर्थ लगता है। युद्ध जनित वातावरण में प्रेम की उपयोगिता और क्षण का महत्व प्रतिपादित करने वाली कनुप्रिया सहज जीवन यापन की प्रेरणा देती है। कनुप्रिया पुरुष और स्त्री के भावनात्मक संबंध सूत्रों को चित्रित करने में सफल हुई है। परंपरा का पालन करते हुए राधा के व्यक्तित्व को आधुनिक परिवेश में डालकर धर्मवीर भारती ने जीवन में तन्मयता, भावुकता और समर्पण के भाव को सृजनात्मक भाव के रूप में देखा है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की निरंतर आगे बढ़ती काव्य यात्रा के विभिन्न पड़ावों को उनके अगले काव्य संग्रह सपना अभी भी में देखा जा सकता है। इसमें उनकी 1959 से 1993 तक रचित कविताओं का संकलन है।
जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ा, अवलोकन बढ़ा, उनके कविताओं के स्वरों में भी परिवर्तन आने लगा। उनकी कविताओं में जहाँ एक और प्रकृति की मनोरम सौंदर्य का चित्रण दिखाई देता है, प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्ष दिखाई देते हैं, किंतु विरह जनित प्रेम अधिक मुखर है। उनके काव्य में समाज की दैन्य स्थिति का भी चित्रण है, जिसके जिम्मेदार राजनीतिज्ञों के साथ साथ आम जनता भी है। वे समाज पर भी कुठाराघात करते हैं, जो कुछ करने की बजाय चुपचाप तमाशा देखते हैं। समाज के उस वर्ग का भी चित्रण है जो हमेशा हाशिए पर रहता है। उनके काव्य में लघु मानव का भी चित्रण है। उनके काव्य में जीवन के नकारात्मक पक्ष की अधिकता है, तो सार्थक विचारों का अन्वेषण भी है। आइए अब हम डॉक्टर धर्मवीर भारती की काव्य कला पर एक नजर डालें। धर्मवीर भारती की काव्य भाषा संवेदना के प्रति समर्पित है। उनकी काव्य संवेदना मूलतः रुमानी है। राग और कल्पना ने मिलजुल कर इन संवेदनाओं को रंग बिरंगी चित्रात्मकता से समन्वित स्वर दिए हैं। उन्होंने बातचीत की भाषा का प्रयोग साधारण और सांस्कृतिक भाषा उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास आदि अलंकार का उपयोग हुआ है, लेकिन उपमा उनका प्रिय अलंकार रहा है। उन्होंने विविध प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में इंद्रियग्राह्य बिंबों की भरमार है। प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक आदि बिंब भी उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। उन्होंने बिंबों की अपेक्षा प्रतीकों का उपयोग कम किया है। पौराणिक संदर्भों के माध्यम से आधुनिकता की अभिव्यक्ति उन्होंने प्रतीक पद्धति से किया है। अंत में धर्मवीर भारती मूलतः सौंदर्य, प्रेम और यौवन के कवि हैं। उनकी समूची काव्य सृजना में रोमांस है, स्वच्छंद आवेग है, काव्य अभिव्यक्ति की अपनी विशेष शैली है, जो उन्हें अपने समकालीन कवियों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। समसामयिक परिवेश के संदर्भ में उनकी कलात्मक चेतना उनकी विशेषता है। धन्यवाद। यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए उनकी परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, आपके उपयोग का लगता है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।